दिस इज़ डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज तबकरा, जिला जसपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में आय का चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय की समीकाएं एवं हरित लेखांकन को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट 1 से संबंधित है। तो चलिए पहले समझते हैं आय का चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय की समीकाएँ को। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यय करने वाली इकाइयाँ तथा उत्पादक इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और ये जो इकाइयाँ हैं वो घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र एवं विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये सभी क्षेत्र राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंग होते हैं। इन क्षेत्रों के बीच आर्थिक क्रियाकलाप होता है, लेन देन होता है, जिसके फलस्वरूप आय व्यय का चक्रीय प्रवाह होता है। आय व्यय के चक्रीय प्रवाह से राष्ट्रीय आय की विभिन्न समीकाएं निर्मित होती हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, और राष्ट्रीय व्यय कैसे उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के बराबर होते हैं। इन सब को समझने के लिए हम 3 प्रकार के मॉडल के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। पहला है 2 क्षेत्र मॉडल, दूसरा 3 क्षेत्र मॉडल और तीसरा 4 क्षेत्र मॉडल। 2 क्षेत्र के मॉडल में एक उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के माध्यम से जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसको समझाया गया है, कैसे राष्ट्रीय आय की समीकाएं निर्मित होती हैं। 3 क्षेत्र के मॉडल में उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है, और 4 क्षेत्र मॉडल में उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ विदेशी क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो 4 क्षेत्र मॉडल जो है खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और ये 2 क्षेत्र मॉडल जो है बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप को बता रहे हैं। तो चलिए इन तीनों मॉडल को हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। 2 क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत जो उत्पादक क्षेत्र है इसको हम व्यापारिक क्षेत्र ही मान लेते हैं, दोनों को एक ही मान लिया गया है, कल्पना कर लिया गया है। और दूसरा जो है घरेलू क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। अब किस प्रकार आर्थिक क्रियाकलाप होगा उसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये घरेलू क्षेत्र हो गया और ये उत्पादक या व्यापारिक क्षेत्र हो गया। घरेलू क्षेत्र क्या करेगा? जो उत्पादन के साधन हैं उनकी पूर्ति करेगा, जैसे श्रम, भूमि, साहस की सेवाएं या संगठन। ये जो पूर्ति करने वाला कौन है? घरेलू क्षेत्र है, जो उत्पादक क्षेत्र को प्रदान करेगा। और उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा? इन उत्पादन के साधनों के माध्यम से वस्तु सेवाओं का उत्पादन करेगा, और वस्तु सेवाएं जब उत्पादन होगी तो उत्पादन के साधन को पारितोषिक कैसे मिलेगा? श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान और साहसी को लाभ के रूप में। तो ये जो तीर का निशान जो है आय और व्यय के प्रवाह को बता रहा है। ये घरेलू क्षेत्र क्या कर रहा है? श्रम, पूंजी, भूमि, साहस की सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को प्रदान कर रहा है, और उत्पादक क्षेत्र जो है पारितोषिक के रूप में वापस घरेलू क्षेत्र को लौटा रहा है। फिर वस्तु सेवा जब निर्मित हो जाएगी उत्पादक क्षेत्र के द्वारा, व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा, तब क्या करेंगे? ये वस्तु सेवाओं को बाजार में विक्रय के लिए आएगा, तो इसको कौन खर्च करेगा प्राप्त करने के लिए? घरेलू क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र से वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाएगा, और ये पुनः जो आय जो है कहाँ चले जाएगा? उत्पादक क्षेत्र के पास पहुँच गया। और ये उत्पादक क्षेत्र क्या करेंगे? वस्तु और सेवाओं को घरेलू क्षेत्र को उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आय व्यय का ये चक्रीय प्रवाह है। अब ये जो घरेलू क्षेत्र है सभी वस्तुओं पर अपना पूरा आय को खर्च नहीं करता, कुछ जो बचत हो जाती है वो घरेलू बचत कहला रही। तो ये जो आपका जो घरेलू बचत है किसके बराबर होगा? विनियोग के बराबर होगा। इसी घरेलू बचत का क्या हो जाएगा? विनियोग हो जाएगा, और किसको मिलेगा? ये उत्पादक क्षेत्र को मिलेगा। और उत्पादक क्षेत्र जो है और वस्तु सेवाओं का उत्पादन करने में इस विनियोग की राशि को उपयोग करेगा। इस प्रकार ये आय व्यय के चक्रीय प्रवाह से कैसे राष्ट्रीय आय की समीकाएं निर्मित होगी उसको हम समझते हैं। ये जो जीएनपी राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो तैयार हुआ है ये साधनों के प्रतिफल के बराबर होगा, और साधन को जो प्रतिफल मिलेगा, ये जो राष्ट्रीय आय है इसको क्या करेगा? वो वस्तु सेवा पर खर्च करेगा, ये समग्र व्यय। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये जो राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसको हम C+S के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। C मतलब उपभोग व्यय, S मतलब बचत। तो ये दोनों के बराबर क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद को वस्तु सेवा पर खर्च किया जाएगा, तो उपभोग करेंगे तो उपभोग व्यय हो जाएगा, और जो बच जाएगा बचत उसका क्या किया जाएगा? विनियोग किया जाएगा, तो ये विनियोग व्यय हो गया। तो हम जीएनपी को C+I के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं? समरूप दिखा सकते हैं। यानी जीएनपी को हम एक बार C+S के रूप में दिखाएं और जीएनपी को C+I के रूप में
दिखाएं। इस जीएनपी में क्या है, डिप्रिसिएशन शामिल है, तो एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन के रूप में भी जीएनपी को दिखा सकते हैं। या एनएनपी को हम दिखाना चाहें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को दिखाना चाहें, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डिप्रिसिएशन को घटा के एक समीकरण राष्ट्रीय आय की समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम C+S क्या है, ऊपर का ये आय प्रवाह को बताता है, और ये C+I क्या है, व्यय प्रवाह को बता रहा है, क्योंकि इसका व्यय किया जा रहा है। तो ये दोनों क्या हुआ, दोनों राष्ट्रीय उत्पाद के ही बराबर हैं। तो ये हम तीनों को समरूप दिखा सकते हैं कि C+S बराबर GNP बराबर किसके, C+I बराबर। तो ये C और C को अगर हम काट दिए तो क्या हुआ, S बराबर I प्राप्त हो गया ना। जो बचत है उसका क्या हो रहा है, विनियोग हो रहा है। तो बचत और विनियोग क्या हो गए, समरूप हो गए। इस प्रकार की राष्ट्रीय आय की हमको एक समीकरण और मिल गई। अब हम 3 क्षेत्र मॉडल में अध्ययन करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय आय का कैसे चक्रीय प्रवाह होता है और कैसे राष्ट्रीय आय की समीकरणें प्राप्त होती हैं। ये देखिए 3 क्षेत्र मॉडल में, 3 क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत क्या हो गया, ये घरेलू क्षेत्र है, दूसरा सरकारी क्षेत्र और तीसरा व्यापारिक क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र यहाँ पर क्या कर रहा है, उत्पादन के साधन को व्यापारिक क्षेत्र को पूर्ति कर रहा है, और व्यापारिक क्षेत्र इन साधनों के माध्यम से वस्तु सेवा का उत्पादन कर रहा है और पारितोषिक के रूप में साधनों को प्रतिफल ये प्राप्त हो रहा है। ये तीर के निशान से पता चल रहा है। घरेलू क्षेत्र क्या कर रहा है, वस्तु सेवाओं पर उपभोग व्यय कर रहा है, और ये किनको मिल रहा है, फिर व्यापारिक क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। घरेलू क्षेत्र जो है टैक्स के रूप में सरकारी क्षेत्र को प्रदान करेगा, और सरकारी क्षेत्र को क्या मिलेगा, अप्रत्यक्ष कर के रूप में व्यापारिक क्षेत्र से आय प्राप्त होगी। अब ये दोनों प्रकार की जो आय सरकारी क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है, ये सरकारी क्षेत्र क्या करेगा, सरकारी व्यय के रूप में खर्च कर देगा, और ये फिर कहाँ चले जाएगा, व्यापारिक क्षेत्र को चले जाएगा। यहाँ पर सरकार की भूमिका क्या है, जो आय प्राप्त हो रहा है उसको संतुलित बजट मान करके पूरा व्यय कर दिया जा रहा है। तो सरकारी व्यय के रूप में सरकार का जो आय है फिर कहाँ चलेगा, व्यापारिक क्षेत्र के पास चलेगा। और घरेलू बचत क्या हो गया, विनियोग के बराबर हो गया, क्योंकि ये जो घरेलू क्षेत्र है सबको उपभोग पर खर्च नहीं करता, कुछ बचा लेता है। तो यहाँ S बराबर I के बराबर हो गया है, जो पहले वाले हम द्विक्षेत्रीय मॉडल में पढ़े थे वही चीज़ है। तो यहाँ जीएनपी को हम कैसे दर्शा सकते हैं, उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय प्लस G बराबर सरकारी व्यय। तो ये पूरे व्यय के आधार पर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद को एक राष्ट्रीय आय समीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं 4 क्षेत्र मॉडल में कैसे आय का प्रवाह होता है। 4 क्षेत्र मॉडल को हम खुली अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विदेशी क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, ये जो परिवार क्षेत्र है, ये उत्पादक क्षेत्र हैं, और ये सरकारी क्षेत्र है, और ये विदेशी क्षेत्र, इनकी स्थिति हो गई। परिवार क्षेत्र का जो है विदेशी क्षेत्र के साथ कोई लेन देन नहीं होता, इसमें ये कल्पना कर लिया था। विदेशी क्षेत्र के साथ लेन देन किसका होगा, सरकारी क्षेत्र का होगा और उत्पादक क्षेत्र का होगा। तो ये जो तीर के निशान के माध्यम से हम इनके बीच जो आय व्यय का जो प्रवाह होगा या आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, उसके फलस्वरूप जो आय व्यय निर्मित होगा वो हम इस तीर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हाउस होल्ड क्या कर रहा है, साधन किसको प्रोवाइड करेगा, उत्पादक क्षेत्र को। ये देखिए साधन सेवा जा रहा है। उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, वस्तु सेवा का उत्पादन करेगा, और जो उत्पादन के फलस्वरूप पारितोषिक क्या है, हाउस होल्ड को फिर प्रदान कर देगा। और यहाँ पर जो वस्तु सेवा जो निर्मित होगी उसको क्या है, उपभोग वस्तुएं के रूप में ये जो है घरेलू क्षेत्र फिर प्राप्त कर लेगा। तो इसको तो हम सब समझ चुके हैं, ठीक है। और ये जो कुछ जो बचत होगी हाउस होल्ड क्षेत्र की उपभोग के बाद, ये व्यक्तिगत बचत के रूप में ये कहाँ आ जाएगा, पूंजी बाजार में आ जाएगा। तो पूंजी बाजार से फिर क्या होगा, इसका विनियोग होकर फिर उत्पादक क्षेत्र के पास पहुंच गया। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि सरकारी क्षेत्र का किस तरीके से उत्पादक क्षेत्र के साथ आय व्यय लेन देन होता है। तो सरकारी क्षेत्र को वस्तुएं कौन प्रदान करेगा, उत्पादक क्षेत्र प्रदान करेगा। वस्तुएं के बदले में सरकारी क्षेत्र क्या करेगा, मुद्रा में भुगतान करेगा, तो उत्पादक क्षेत्र के पास जाएगा। उत्पादक क्षेत्र से गवर्नमेंट क्षेत्र को क्या मिलेगा, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर के रूप में आय प्राप्त होगा। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से भी क्या होगा, प्रत्यक्ष कर के रूप में आय प्राप्त होगा। या फिर सरकारी क्षेत्र क्या करेगा, जो उस आय में से हस्तांतरण भुगतान के रूप में घरेलू क्षेत्र को प्रदान करेगा।
या सामाजिक सेवा प्रदान करेगा। तो इस तरीके से आय व्यय का फिर क्या हुआ, एक फ्लो हो रहा है इनके बीच। और उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का विदेशी क्षेत्र के साथ कैसे लेन देन होता है, इसको हम समझ लेते हैं। सरकारी क्षेत्र क्या करेगा, विदेशी क्षेत्र को निर्यात करेगा, तो निर्यात हो रहा है। निर्यात का भुगतान विदेशी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को करेगा, तो ये तीर के निशान से पता चल रहा है लेन देन। सरकारी क्षेत्र अगर विदेशी क्षेत्र से आयात करेगा तो आयात के फलस्वरूप क्या करना पड़ेगा, सरकारी क्षेत्र को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये फिर आयात से वस्तु आया और आयात का भुगतान विदेशी क्षेत्र को चले गया। अब विदेशी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र का भी लेन देन को हम समझ सकते हैं। विदेशी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, आयात करेगा, तो ये आयात होकर वस्तु यहाँ चले गई। फिर आयात का भुगतान करेगा, तो यहाँ पर विदेशी क्षेत्र को मुद्रा प्राप्त हो गया। उत्पादक क्षेत्र निर्यात कर सकता है, तो विदेशी क्षेत्र को पहुँच गया निर्यात। अब निर्यात का भुगतान, राशि का भुगतान कौन करेगा, विदेशी क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र को करेगा। तो इस तरीके से लेन देन को हम इस तीर के माध्यम से समझ सक रहे हैं। हो सकता है कि उत्पादक क्षेत्र विदेशों को कुछ विनियोग करेगा, तो विनियोग करेगा तो क्या होगा, विनियोग से लाभांश प्राप्त होगा। तो अगर उत्पादक क्षेत्र जो है विनियोग करेगा कहाँ पर, विदेशी क्षेत्र में, तो विदेशी क्षेत्र से उनको लाभांश मिलेगा। और अगर विदेशी क्षेत्र विनियोग करेगा तो विदेशी क्षेत्र को लाभांश मिलेगा किससे, उत्पादक क्षेत्र से। तो ये देखिए, विदेशों से विनियोग हो रहा है तो उत्पादक क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है, और विदेशों में विनियोग हो रहा है तो उत्पादक क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। विदेशी क्षेत्र से कुछ हस्तांतरण भी हो सकता है, तो ये विदेशी क्षेत्र से हस्तांतरण कहाँ होगा, उत्पादक क्षेत्र को होगा, और उत्पादक क्षेत्र से जो हस्तांतरण होगा तो विदेशी क्षेत्र को प्राप्त होगा। तो ये समस्त लेन देन को हम इन चारों क्षेत्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। तो ये जो आय व्यय के चक्रीय प्रवाह से किस प्रकार की समीकरण प्राप्त होंगी उसको हम देखते हैं। ये जो आय है, ये वाय जो है आय को प्रदर्शित कर रहा है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है। सी उपभोग व्यय को बता रहा है, जो उपभोग के लिए खर्च किया जाएगा। आई विनियोग व्यय को बता रहा है, जो बचत है उसका विनियोग किया जाएगा। और जी क्या है, सरकारी व्यय को बता रहा है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है, आयात और निर्यात का जो अंतर है, ये जो व्यय है बता रहा है। तो ये चारों प्रकार के जो व्यय किसके बराबर हो गए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर हो गए, एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि बचत जो है 3 प्रकार की हुई है। एक बचत क्या है, व्यक्तिगत क्षेत्र की बचत है, पर्सनल सेविंग, घरेलू क्षेत्र की। दूसरा सरकारी क्षेत्र की सेविंग है, जीएस, गवर्नमेंट सेक्टर की जो सेविंग है, गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट सेविंग को कैसे समझेंगे, गवर्नमेंट को जो टैक्स के रूप में जो आय प्राप्त हो रहा है उसमें से क्या घटा देंगे, गवर्नमेंट जो व्यय कर रही है टी माइनस जी के बराबर हो गई, ये सरकारी बचत हो गई। और विदेशी क्षेत्र से जो हम निर्यात के रूप में जो आय प्राप्त होगा और जो आयात के रूप में जो हमको खर्च करना पड़ेगा, दोनों का अंतर क्या हो गया, विदेशी क्षेत्र की बचत हो गई। तो ये तीनों प्रकार की जो बचत है, वो बचत को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसको एक और समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो बचत है, किस बचत है, अगर हम विदेशी क्षेत्र को छोड़ दें तो ये क्या होगा, ये जो आय प्राप्त हुआ है उस आय का क्या हो रहा है, एक तो उपभोग पर खर्च होगा, दूसरा क्या होगा, टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। तो उपभोग व्यय और टैक्स के रूप में जो आय से राशि को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, बचत मिल जाएगा। और इस बचत में, इस समीकरण में ये जो y का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे। y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हमको प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर y की जगह में रख दिए, और माइनस सी माइनस टी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम बचत को अगर हम विनियोग के रूप में दिखाना चाहें तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर ये हो जाएगा, बाकी सब को हम क्या करेंगे, बाकी को हम s के साथ ले जाएंगे, तो s प्लस ये जो t माइनस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बराबर ये विनियोग हो जाएगा। अर्थात ये जो विनियोग है समग्र रूप से क्या हो गया, व्यक्तिगत बचत, सरकारी क्षेत्र की बचत और विदेशी क्षेत्र की बचत के बराबर होगी। समीकरण को हल करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाता है। तो विनियोग जो है बचत के बराबर होगा, इस 4 क्षेत्रीय मॉडल से ही हमको जानकारी मिल गया। और इसको हम थोड़ा और समझने का प्रयास करें कि ये जो आय में से अगर हम टैक्स के रूप में जो राशि प्राप्त होता है उसको घटा दें, y माइनस टी बराबर, यानी इस समीकरण को हम क्या है थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करके लिखें कि y माइनस टी बराबर क्या हो गया, इसी को अगर इधर ट्रांसफर कर जाएंगे तो c प्लस एस के रूप में भी लिख सकते हैं। एक और राष्ट्रीय की समीकरण मिल गई। तो y बराबर अगर इसको हम फिर ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा, y बराबर c प्लस एस प्लस टी।
यानी उपभोग व्यय प्लस बचत प्लस सरकारी आय जो टैक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू, ये वाय के बराबर हो गई। अगर हम व्यय के रूप में देखें तो क्या होगा, वाय बराबर आय बराबर उपभोग व्यय प्लस जो बचत का विनियोग हो गया और जो सरकार को जो टैक्स प्राप्त हुआ उसने सरकार ने सरकारी व्यय के रूप में खर्च कर दिया। तो ये आय को बता रहा है और ये व्यय भाग को बता रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, आय के प्रवाह को हम फिर बराबर दिखा सकते हैं कि आय जो है वो ये C प्लस आई प्लस जी के बराबर होगा और यही वाय जो है C प्लस एस प्लस टी के बराबर होगा। अगर यहाँ से भी हम C और C को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस जी बराबर एस प्लस टी प्राप्त हो जाएगा। ये क्लोज इकोनॉमी की बात है। अगर ओपन इकोनॉमी में करेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल कर देंगे तो आई प्लस जी प्लस एक्स किसके समरूप हो जाएगा, एस प्लस टी प्लस एम, यानी सरकारी बचत, ठीक है, ये व्यक्तिगत बचत, सरकार की जो मिलने वाली आय और इंपोर्ट, ये तीनों आई प्लस जी प्लस एक्स और एस प्लस टी प्लस एम ये भी बराबर हो गए। तो इन मॉडलों के आधार पर हम राष्ट्र आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उससे कैसे राष्ट्रीय आय की समीकरण है उसको हम समझ सकते हैं। अब इसके पश्चात हम हरित लेखांकन क्या होता है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। हरित लेखांकन किसे कहते हैं। हरित लेखांकन जो है नवीन अवधारणा है। हरित लेखांकन के अंतर्गत पर्यावरण की हानि का अध्ययन करते हैं तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से पर्यावरण ह्रास को घटा देने से हमको हरित लेखांकन प्राप्त हो जाता है या हरित आय प्राप्त हो जाती है। तो हरित आय बराबर क्या हुआ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पर्यावरण ह्रास को घटा देने से हमको हरित आय प्राप्त होती है जिसे हम ग्रीन जीएनपी कहते हैं। हम जानते हैं कि जीएनपी क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं को मौद्रिक मूल्यों का योग होता है। और ये जो वस्तु सेवाएं क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होती है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र सेवाएं क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों से जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा जीएनपी कहलाता है। अब इस जीएनपी में जो वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ, जो शामिल हुआ, इस उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या नुकसान हुआ कि मृदा प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, वन पहाड़ आदि को क्षति हो सकती है उत्पादन प्रक्रिया में। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जब उत्पादन क्रिया होगा तो जीवाश्म ईंधन को जलाने में पर्यावरण को क्षति हो सकती है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन से पर्यावरण को क्षति हो सकती है। तो ये जो क्षति होती है इसको क्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करते समय नहीं घटाते, केवल मात्र मानवीय जो मशीन, जो मानवीय पूंजी से जो निर्मित जो मशीन होती है, मानव के द्वारा जो निर्मित मशीन होती है उसके द्वारा जो डिप्रिसिएशन होता है उसी बस को घटाते हैं जीएनपी में। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो पर्यावरण को जो ह्रास होता है उसको नहीं घटाया गया है। तो पर्यावरण को जो क्षति हो पहुँचती है उसको अगर हम जीएनपी में से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, हरित आय प्राप्त हो जाती है। तो अर्थात हम हरित लेखांकन को कैसे स्पष्ट करते हैं कि एक वर्ष की अवधि में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रियाओं से प्राकृतिक संसाधनों को कितनी क्षति हुई है इसका आकलन करते हैं। तो इसे हम अगर शुद्ध या पोषणीय, सस्टेनेबल, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर ज्ञात करना चाहें तो क्या करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे और पर्यावरण संपत्ति पर जो ह्रास हुआ है उसको घटा देंगे तो हमको शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध पोषणीय निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, सस्टेनेबल नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रणाली को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया था। भारत में पार्थदास गुप्ता जो समिति बनी थी, हाई पावर कमेटी बनी थी, उन्होंने भी हरित लेखांकन के बारे में आकलन के लिए सुझाव दिया था। तो इस प्रकार से हरित लेखांकन के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय निर्मित होती है उसके वास्तविक स्थिति को हम जान सकते हैं कि पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। पर्यावरण को नुकसान हुआ तो अगर हम उसको आकलित करें उसके पश्चात जो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा वो हरित आय कहलाएगा, जो वास्तव में अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि को सही तरीके से प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह होता है, राष्ट्रीय आय की कैसे समीकरण निर्मित होती हैं, हरित लेखांकन क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास किए हैं। आशा है ये जो वीडियो लेक्चर है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।